अंबानी से अदानी तक, एयरटेल से वोडाफोन तक, सारे बड़े कंपनीज डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। यही कुछ 2 साल पहले यानी दिसंबर 2023 में इंडिया के डेटा सेंटर्स की कैपेसिटी 1 गीगावाट थी। दिसंबर 2026 तक ये कैपेसिटी डबल होके 2 गीगावाट होने की उम्मीद है, यानी 3 साल में डबल। 2020 से 2024 के बीच भारत के डेटा सेंटर सेक्टर में लगभग 13 टू 15 बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट्स आए और अब एक्सपेक्टेड है कि अगले 5 सालों में और 60 टू 70 बिलियन डॉलर्स का इन्फ्लो आ सकता है। और जैसा आप जानते हैं, ये पूरा सेक्टर पावर पे चलता है और जब डेटा सेंटर्स इतना पावर कंज्यूम करेंगे तो वो हीट अप भी होंगे। ऐसे में डेटा सेंटर कूलिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी पे भारत के एसी प्लेयर्स कैपिटलाइज करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या एसी प्लेयर्स के पास सही में कैपेबिलिटीज है जो वो डेटा सेंटर कूलिंग में उसको यूज कर सके? इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं और ओवरऑल एसी सेक्टर वर्क कैसे करता है? दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। वीडियो के 2 सेगमेंट्स हैं। पहले सेगमेंट में हम एसी सेक्टर को डिटेल में समझेंगे। सेक्टर में मेजर प्लेयर्स कौन हैं, कंपनीज के मेजर कॉस्ट्स क्या हैं, डिमांड ड्राइवर्स क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं। फिर पार्ट 2 में हम ये समझेंगे कि एसी कंपनीज डेटा सेंटर्स पे कैसे बेट ले रहे हैं और इसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। आप लास्ट तक बने रहना। जैसा मैंने बताया, एसी का डिमांड तेजी से बढ़ रहा है। एसी सेक्टर का लगभग 85% मार्केट रूम एयर कंडीशनर्स यानी RAC का है और 15% कमर्शियल एसी का। आज के दिन भारत में हर साल लगभग 1.4 करोड़ RACs बिकते हैं और ये नंबर फाइनेंशियल ईयर 30 तक 2.1 करोड़ हो सकता है। हमने इस बढ़ते डिमांड के पीछे 4 मेजर रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं। पहला, बढ़ती गर्मी और हीट वेव्स। एसी डिमांड को मेजर करने के लिए कूलिंग डिग्री डेज मेजर किया जाता है। ये मेट्रिक मेजर करता है कि साल में कितने दिन का एवरेज टेम्परेचर 18.3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। जितने ज़्यादा कूलिंग डिग्री डेज, उतनी ज़्यादा डिमांड फॉर कूलिंग। टेम्परेचर के 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से भारत में कूलिंग डिग्री डेज लगभग 13.4% बढ़ सकता है। तो जाहिर है कि बढ़ते टेम्परेचर्स के वजह से एसी का डिमांड भी बढ़ रहा है और अब तो उन जगहों में भी एसी की ज़रूरत पड़ रही है जहां पहले नीड ही नहीं थी, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हिली रीजन्स वगैरह। बेसिकली एसी अब एक लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी बन गया है। बढ़ते डिमांड का दूसरा रीज़न है बढ़ता अर्बनाइजेशन और न्यूक्लियराइजेशन। वर्ल्ड बैंक के एक आर्टिकल के हिसाब से 2036 तक एक्सपेक्टेड है कि इंडिया का 40% पॉपुलेशन अर्बन सिटीज में रहेगा। प्लस अब जॉइंट फैमिलीज अलग अलग रह रहे हैं, तो इससे भी एसी जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का डिमांड बढ़ रहा है। तीसरा डिमांड ड्राइवर है बढ़ता डिस्पोजेबल इनकम। 2024 में भारत की लगभग 51% आबादी मिडिल इनकम ब्रैकेट में थी और उम्मीद है कि ये नंबर 2029 तक बढ़ के 58% हो सकती है। बढ़ते इनकम के साथ लोग अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं और एसी जैसे डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। चौथा डिमांड ड्राइवर है इजी फाइनेंसिंग, जिसके वजह से एसी खरीदना अफोर्डेबल हो गया है। यस सिक्योरिटीज के एक रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 24 तक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के सेल्स में फाइनेंसिंग का कंट्रीब्यूशन 20% से बढ़ के 45% हो गया। इन ड्राइवर्स से एसी का डिमांड तो बढ़ रहा है, लेकिन ये डिमांड काफ़ी सीजनल है। मेजर एसी प्लेयर्स के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू का ये चार्ट देखो। कंपनीज का रेवेन्यू अक्सर Q3 और Q4 में पीक करता है और बाकी क्वार्टर्स में डिप करता है और इस पीक पीरियड में भी कोई गारंटी नहीं है कि डिमांड बढ़ेगा ही। अगर किसी साल गर्मियों में बेमौसम बारिश हो गई तो एसी का डिमांड कम रहता है और कंपनीज का रेवेन्यू गिर जाता है। और सिर्फ रेवेन्यू नहीं, सीजनैलिटी का असर कंपनीज के कॉस्ट्स और इन्वेंट्री पे भी पड़ता है। कैसे? ये समझने के लिए हमें एसी सेक्टर के स्ट्रक्चर और सप्लाई चेन को समझना होगा। एसी सेक्टर के सप्लाई चेन को हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। कंपोनेंट सप्लायर्स जो सबसे नीचे आते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो मिडिल लेयर हैं, इन्हें OEMs भी कहते हैं, और ब्रांड्स जैसे कि वोल्टास, ब्लू स्टार वगैरह जो कि टॉप लेयर फॉर्म करते हैं। सबसे पहले आते हैं कंपोनेंट सप्लायर्स जो एसी के अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं और OEMs को बेचते हैं, जैसे कंप्रेसर्स, कंडेंसर कॉइल्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, मोटर्स वगैरह। कंपोनेंट सप्लायर्स के बाद आते हैं OEMs। OEMs कंपोनेंट्स को असेंबल करके एसी बनाते हैं।
एम्बर एंटरप्राइजेस, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और ईपैक ड्यूरेबल कुछ मेजर ओईएम्स हैं जो एसी बनाते हैं। ये कंपनीज कंपोनेंट्स भी बनाते हैं। फिर आते हैं ब्रांड्स जैसे कि वोल्टास, ब्लू स्टार, कैरियर, डाइकिन एक्सेट्रा। ब्रांड्स दो मॉडल्स पे काम करते हैं। पहला, ये खुद कंपोनेंट सप्लायर से कंपोनेंट्स खरीद के एसी बनाते हैं, और दूसरा, ये ओईएम से एसीज खरीद के अपनी ब्रांडिंग लगा के कस्टमर्स को बेचते हैं। जब डिमांड पीक पे होता है तब ब्रांड्स भी अपना काम अक्सर ओईएम्स को आउटसोर्स कर देते हैं। जैसे जैसे हम सप्लाई चेन में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे मार्जिन्स कम होने लगता है, क्योंकि वैल्यू एडिशन कम होती जाती है। ये टेबल देखो, इसमें हमने एसी सेक्टर के मेजर प्लेयर्स को समराइज किया है। इसमें एसी कंपनीज और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स का रेवेन्यू, इबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बात नोट करना, इसमें रेवेन्यू एसी सेगमेंट का है, लेकिन इबिटा और पैट मार्जिन्स जो हैं वो एंटिटी लेवल के हैं, जिसमें रेफ्रिजरेटर्स और वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। अब फटाफट ये भी समझ लेते हैं कि एक एसी के मेजर पार्ट्स और कॉस्ट्स क्या होते हैं, ताकि हमें इस सेक्टर में मार्जिन्स का बेटर आइडिया लग पाए। एक एसी के 4 से 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो एक एसी के टोटल कॉस्ट का लगभग 65 to 70% कंट्रीब्यूट करते हैं। हीट एक्सचेंजर और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड सबसे बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट होता है, 22% ईच। हीट एक्सचेंजर हीट ट्रांसफर करता है और गर्म हवा को बाहर रिलीज करता है। आज के दिन केआरएन हीट एक्सचेंजर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर एंटरप्राइजेस और ई पैक ड्यूरेबल हीट एक्सचेंजर्स बनाते हैं। पीसीबी की बात करें तो इसे आप एसी का ब्रेन समझ सकते हो। टेम्परेचर सेंसर से डेटा लेना, कंप्रेसर की स्पीड डिसाइड करना, फैन कंट्रोल करना, रिमोट सिग्नल इंटरप्रेट करना, ये सब पीसीबी करता है। और सिर्फ एसी ही नहीं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, रोबोटिक्स, ऑटोमोटिव सेक्टर, इन सब में पीसीबी यूज होता है। आज के दिन भारत का टोटल पीसीबी डिमांड 35,000 करोड़ का है, 35,000 करोड़, और हम इसका लगभग 88% इम्पोर्ट्स के थ्रू फुलफिल करते हैं। हम मोस्टली चाइना, साउथ कोरिया और ताइवान से पीसीबी इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट मेजर कंपोनेंट आता है एसी को बनाने के लिए कंप्रेसर, जो टोटल कॉस्ट का 21% कंट्रीब्यूट करता है। कंप्रेसर ही कूलिंग सिस्टम का मेन पार्ट है जो हवा को ठंडा करता है। आज के दिन हम कंप्रेसर्स का भी 60 to 70% डिमांड इंपोर्ट से फुलफिल करते हैं, मोस्टली चाइना से। चौथा मेजर कंपोनेंट है कॉपर ट्यूब्स, जो लगभग 10% ऑफ टोटल कॉस्ट होता है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर और ई पैक ड्यूरेबल कॉपर ट्यूब्स बनाते हैं। लेकिन इन ट्यूब्स को बनाने के लिए जो कॉपर यूज किया जाता है वो आखिर है तो एक कमोडिटी ही, तो कॉपर का ग्लोबल प्राइस भी प्रोडक्शन कॉस्ट पे डायरेक्ट असर डालता है। बेसिकली 4 में से 3 मेजर कंपोनेंट्स, पीसीबीज, कंप्रेसर्स और कॉपर ट्यूब्स का प्राइस ग्लोबल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इन कंपोनेंट्स का प्राइस थोड़ा भी बढ़ा तो इसका सीधा असर मार्जिन्स पे पड़ सकता है। अब मार्जिन्स की बात करें तो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में मार्जिन सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 8 to 9%। ऐसा शायद इसीलिए क्योंकि कंपोनेंट्स बनाने में टेक्निकल एक्सपर्टीज और प्रिसिजन लगता है, और इसके लिए कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। एसी असेंबली में मार्जिन्स थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं होता। ब्रांड्स को अपने ब्रांडिंग का प्रीमियम ज़रूर मिलता है, लेकिन उन्हें इस प्रीमियम को मेंटेन करने के लिए एड्स और डिस्ट्रीब्यूशन पे काफ़ी खर्च करना पड़ता है, तो ब्रांड्स का मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एम्बर एंटरप्राइजेज ने फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकेंड क्वार्टर के अर्निंग्स कॉल में बताया कि उस क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद कंपनी का ग्रॉस मार्जिन गिर गया था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उस क्वार्टर में कंपनी ने कंपोनेंट से ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट्स बेचा था, तो ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन कम हो गया। और ये भी सीजनैलिटी का ही असर था। और जैसा मैंने बताया, सीजनैलिटी का असर कंपनीज के इन्वेंट्री और कैश फ्लो पे भी पड़ता है। पीक सीजन के कुछ महीनों पहले से ही कंपनीज को इन्वेंट्री स्टॉकअप करना पड़ता है ताकि वो हाई डिमांड को केटर कर सके। इसमें काफ़ी वर्किंग कैपिटल अटक जाता है। अब अगर लास्ट मिनट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लग गए या किसी और कारण कॉस्ट बढ़ गए तो मार्जिन्स गिर सकते हैं। और अगर पीक सीजन में भी बारिश हो गई तो डिमांड कम हो जाता है और कंपनी के पास एक्सेस इन्वेंट्री रह जाती है। ऐसे में कंपनीज को डिस्काउंट में प्रोडक्ट्स बेचना पड़ता है ताकि कैश फ्लो बना रहे, और प्राइस कम करने से उनके ग्रॉस मार्जिन्स कम हो जाते हैं। प्लस इस सेक्टर में थोड़े रेगुलेटरी चैलेंजेस भी हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी बीईई रेगुलेशंस एसी के लिए एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स डिसाइड करता है, और इसके बेसिस पे एसी को रेटिंग मिलता है। जितनी ज़्यादा रेटिंग उतना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी, और ये रेगुलेशंस काफ़ी बार रिवाइज किए जाते हैं। अब कंपनीज को इन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हाई कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। वो अक्सर ये कॉस्ट कस्टमर को पास ऑन तो कर देते हैं, लेकिन इससे फिर डिमांड थोड़ा कम आने का डर है। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी 2026 से नए बीईई रेटिंग्स लागू हो गए थे,
जिसके तहत नए 5 स्टार एसीज 10% ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होने चाहिए। लेकिन इससे प्राइसेस भी 10% बढ़ सकते हैं और हाल ही में अनाउंस हुए जीएसटी कट्स का असर खत्म हो सकता है। ऑल इन ऑल इस सेक्टर में चैलेंजेस काफ़ी हैं। सीजनैलिटी, हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी, मटेरियल कॉस्ट का बढ़ जाना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये सब काफ़ी वॉलेटाइल चीज़ें हैं। शायद इसीलिए कोई भी कंपनी सिर्फ एसी सेक्टर में ऑपरेट नहीं करती है। एसीज के साथ साथ कंपनीज दूसरे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह भी बेचते हैं। इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग डीलरशिप नेटवर्क को यूज करते हैं, प्लस बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मार्केट पेनिट्रेशन एसी से ज़्यादा है। जहां एसी का पेनिट्रेशन भारत में सिर्फ 13% है, वहीं फ्रिज का 35% है और वॉशिंग मशीन का 22% है। मार्जिन्स बढ़ाने के लिए कंपनीज बैकवर्ड इंटीग्रेशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करें तो कंपनीज कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल ईयर 18 में एम्बर एंटरप्राइजेस के रेवेन्यू का लगभग 72% आरएसी से आता था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में ये नंबर गिर के 43% हो गया और कंपोनेंट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। एम्बर एंटरप्राइजेस पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग में भी एंटर कर रहा है। वोल्टास भी अग्रेसिवली बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है। Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी के चेन्नई प्लांट ऑलमोस्ट 100% बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है विथ शीट मेटल, इंजेक्शन मोल्डिंग एंड हीट एक्सचेंजर प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। वोल्टास ने अपने इंपोर्ट डिपेंडेंसी को 65% से कम करके लगभग 30% कर लिया है और अगले 2-3 साल में कंपनी इसे 10% के नीचे ले जाना चाहती है। वोल्टास कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग में भी एंट्री ले रहा है। एक कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए कंपनी 250 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है, लेकिन इसके लिए वो अभी टेक्नोलॉजी पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। जब तक कोई टेक पार्टनर नहीं मिलता तब तक वो ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने भी प्लास्टिक मोल्डिंग, शीट मेटल, पीसीबी असेंबलीज और हीट एक्सचेंजर्स के लिए इन हाउस कैपेसिटी बिल्ड कर ली है। इस टेबल में हमने मेजर एसी कंपनीज के बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपोनेंट्स को डाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ आ जाएगा कौन सी कंपनी किधर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। कंपनीज अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी से मार्जिन बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, साथ ही इससे इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी कम हो सकती है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने के लिए सरकार ने भी 2021 में व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च किया था विद एन आउटले ऑफ 6238 करोड़। इस पीएलआई स्कीम के तहत अभी तक 85 कंपनी सिलेक्ट हुई हैं जो लगभग 11,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें से 5 कंपनीज एसी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये सब मिलके फाइनेंशियल 28 तक 863 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं। उम्मीद है कि इससे फाइनेंशियल 28 तक ये कंपनीज लगभग 8,000 करोड़ का प्रोडक्शन करेंगे और 1,800 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेंगे। इस स्क्रीनशॉट में 5 कंपनीज के प्रोडक्ट्स और इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स हैं। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। इस पीएलआई स्कीम के तहत हम डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन अभी के 25% से बढ़ा के 75 to 80% कर सकते हैं। एसी सेक्टर के सीजनैलिटी को कम करने के लिए कंपनीज कमर्शियल एसी सेगमेंट में भी फोकस कर रहे हैं। आज के दिन कमर्शियल एसी का मार्केट सिर्फ 5,000 करोड़ का है, लेकिन ये तेजी से बढ़ रहा है। उम्मीद है कि कमर्शियल एसी सेक्टर फाइनेंशियल 28 तक 10% सीएजीआर से बढ़ के 6,700 करोड़ का हो जाएगा। ऑफिसेज, वेयरहाउसेज, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, इन सब में साल भर एसी चलता है और यहाँ अक्सर सेंट्रलाइज्ड एचवीएसी यानी हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगते हैं। कंपनीज की बात करें तो ब्लू स्टार स्पेस में एक डोमिनेंट प्लेयर है। वीआरएफ सिस्टम्स में कंपनी के पास 20% मार्केट शेयर है, स्क्रोल चिलर्स में 45% मार्केट शेयर और डक्टेड सिस्टम्स में लगभग 50%। कमर्शियल सेगमेंट्स में कस्टमर स्टिकीनेस हाई होता है और प्रोजेक्ट के साथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का भी स्कोप होता है। वोल्टास और डाइकिन भी कमर्शियल एसीज में एक्सपैंड कर रहे हैं। कमर्शियल सेगमेंट में कंपनीज अब एक और अपॉर्चुनिटी पे बैठ ले रहे हैं। जी हाँ, डेटा सेंटर्स पे। चलिए अब फाइनली समझते हैं कि ये डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी एसी कंपनीज के लिए रेलेवेंट है या नहीं। दोस्तों, भारत में डेटा सेंटर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसा मैंने बताया, दिसंबर 2023 में भारत की जो डेटा सेंटर की कैपेसिटी थी 1 गीगावाट थी। दिसंबर 2026 तक ये कैपेसिटी डबल होके 2 गीगावाट हो सकती है, यानी 3 साल में डबल। गूगल, AWS, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, अदानी सब अग्रेसिवली डेटा सेंटर सेक्टर में एक्सपैंड कर रहे हैं। 2020 से 2024 के बीच इस सेक्टर में लगभग 13 to 15 बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट्स आए थे और एक्सपेक्टेड है कि अगले 5 सालों में और 60 to 70 बिलियन डॉलर्स का इन्फ्लो आ सकता है। और ये पूरा सेक्टर सिर्फ एक चीज़ पर चल रहा है, पावर। बहुत सारा पावर। आप अभी जो वीडियो देख रहे हो, जो GPT यूज़ करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग जब करते हो, ये सब डेटा सेंटर्स की मदद से हो पाता है।
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एक आर्टिकल के हिसाब से 2024 में ग्लोबली डेटा सेंटर्स ने लगभग 415 टेरावाट आवर्स एनर्जी कंज्यूम किया था। पिछले 5 सालों में डेटा सेंटर का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 12% CAGR से बढ़ा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। उम्मीद है कि 2030 तक ये 945 टेरावाट आवर्स हो सकता है। और इसके बारे में पढ़ते पढ़ते हमें पता चला कि लगभग 7 to 30% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सिर्फ डेटा सेंटर को ठंडा रखने में चला जाता है। आज के दिन मोडोर इंटेलिजेंस के एक रिपोर्ट के हिसाब से डेटा सेंटर कूलिंग मार्केट लगभग 26,000 करोड़ का है और एक्सपेक्टेड है कि 2031 तक ये 89,000 करोड़ का हो जाएगा। तो जाहिर है कि कंपनीज भी इस ग्रोथ पे कैपिटलाइज करना चाहती है। डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के 2 तरीके होते हैं, एयर बेस्ड कूलिंग और लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशंस। दोनों को एक एक करके समझते हैं। आज के दिन भारत में मेजर डेटा सेंटर्स एयर बेस्ड कूलिंग यूज करते हैं। ये एसी की तरह ही काम करता है। डेटा सेंटर सर्वर रैक्स पे ठंडी हवा दो, सर्वर्स का हीट अब्जॉर्ब करो और गर्म हवा बाहर निकालो। ये प्रोसेस लगातार चलता है और डेटा सेंटर को ठंडा रखता है। इसके लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है जैसे CRAC यूनिट्स यानी कंप्यूटर रूम एयर कंडीशनर्स, प्रिसिशन चिलर्स और एयर हैंडलिंग यूनिट्स, ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड कमर्शियल एसीज होते हैं। सेम टेक्नोलॉजी, सेम हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म, सिर्फ स्पेसिफिकेशंस थोड़े और टाइट होते हैं। टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं हो सकती और ये सिस्टम कभी बंद नहीं पड़ सकता, वरना ओवर हीटिंग के वजह से पूरा डेटा सेंटर कोलैप्स हो सकता है। लिक्विड कूलिंग की बात करें तो लिक्विड कूलिंग एयर बेस्ड कूलिंग से कई ज़्यादा एफिशिएंट है और ये मार्केट काफ़ी फास्ट लगभग 35% CAGR से बढ़ रहा है। अभी जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बन रहे हैं जिनमें AI का हैवी यूज़ होता है, वहाँ लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशंस यूज़ किया जा रहा है। एनालिस्ट के हिसाब से ग्लोबली 2027 तक हाइपर स्केलर्स के लगभग 50% न्यू कैपेसिटी के लिए लिक्विड कूलिंग यूज़ किया जाएगा। लिक्विड बेस्ड कूलिंग में एयर की जगह पानी या एक स्पेशल कूलेंट यूज़ किया जाता है जो हीट अब्जॉर्ब कर सके। लिक्विड कूलिंग के 2 मेन अप्रोचेस हैं, डायरेक्ट टू चिप कूलिंग और इमर्शन कूलिंग। डायरेक्ट टू चिप कूलिंग में कूलेंट पाइप्स डायरेक्टली प्रोसेसर्स के पास लाए जाते हैं जिससे चिप का हीट सीधा लिक्विड में ट्रांसफर हो जाता है। इमर्शन कूलिंग में सर्वर्स को एक स्पेशलाइज लिक्विड में डुबाया जाता है। लिक्विड हवा से बेटर हीट कंडक्टर है तो ये मेथड ज़्यादा एफिशिएंट है, स्पेशली हाई डेंसिटी AI रैक्स के लिए। इसीलिए एयर कूलिंग के मुकाबले लिक्विड कूलिंग में 30% कम एनर्जी कंजम्पशन होता है। इस टेबल में हमने एयर बेस्ड कूलिंग और लिक्विड कूलिंग के डिफरेंसेस को समराइज किया है। इसमें एक पॉइंट नोट करना इंपॉर्टेंट है, एयर कूलिंग का इनिशियल सेटअप कॉस्ट लिक्विड कूलिंग से कम होता है, लेकिन एयर बेस्ड कूलिंग सिस्टम को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है, तो ऑपरेशनल कॉस्ट लिक्विड कूलिंग से ज़्यादा हो जाते हैं। यूज केस के हिसाब से कूलिंग सिस्टम चुना जाता है। जनरली छोटे डेटा सेंटर्स में एयर कूलिंग यूज़ की जाती है और बड़े AI हैवी डेटा सेंटर्स में लिक्विड बेस्ड कूलिंग यूज़ की जाती है। भारत के एसी प्लेयर्स आज के दिन एयर बेस्ड कूलिंग सॉल्यूशंस ऑफर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। वोल्टास सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स और ऑयल फ्री कंप्रेसर टेक्नोलॉजी ऑफर करता है। वोल्टास ने अपने फाइनेंशियल 25 के एनुअल रिपोर्ट में बताया कि कंपनी ने हाल ही में डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स भी जीते हैं। ब्लू स्टार भी कूलिंग सॉल्यूशंस में डबल डाउन कर रहा है। कूलिंग सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, मैकेनिकल वर्क, पाइपिंग, डक्टिंग, बेसिकली कंपनी कंप्लीट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करने का प्लान कर रही है। फाइनेंशियल 25 में ब्लू स्टार ने अपना चिलर पोर्टफोलियो भी एक्सपैंड किया है और बड़े एयर कूल्ड चिलर्स निकाले हैं। कंपनी लिक्विड कूलिंग मॉडल्स पे भी काम कर रही है और उम्मीद कर रही है कि अगले 12 मंथ्स में ये लॉन्च हो जाएगा। बेसिकली एसी प्लेयर्स की पकड़ एयर बेस्ड कूलिंग में अच्छी है, लेकिन लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशंस के लिए वो अभी भी कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं। प्लस लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशंस मार्केट में कई एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, जैसे वर्टिव, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, स्टूल्स इंडिया और ईटन कॉर्पोरेशन। तो इस सेगमेंट में एसी कंपनीज के लिए कंपटीशन टाइट है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि लिक्विड कूलिंग, स्पेशली इमर्शन कूलिंग में हार्डवेयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिक्विड केमिकल होता है जिससे कूलिंग किया जाता है। तो इसमें भारत के स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इनफैक्ट नवीन फ्लोरिन ने मई 2025 में ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप अनाउंस किया था, जिसके तहत इमर्शन कूलिंग फ्लूइड बनाया जाएगा और इसके लिए नवीन फ्लोरिन ने 77 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है और जो दूसरी कंपनी है, जो इंटरनेशनल कंपनी है, वो 43 करोड़ का केपेक्स करेगी।
गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स और एसआरएफ लिमिटेड भी फ्लोरोकेमिकल्स, फ्लोरोपॉलिमर्स और रेफ्रिजरेंट्स बनाते हैं जो कूलिंग सॉल्यूशंस में यूज किया जाता है। तो ये कंपनीज भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी एसी सेक्टर की कहानी और कैसे एसी कंपनीज डेटा सेंटर बूम का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस इसमें उन्हें कौन कौन किस सेगमेंट में कंपटीशन दे रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत के एसी प्लेयर्स डेटा सेंटर कूलिंग में अपनी पकड़ बना पाएंगे? क्या ये अपॉर्चुनिटी उन्हें एसी सेक्टर के सीजनैलिटी से बचा पाएगा, या क्या बाकी प्लेयर्स जैसे कि स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज इसको कैपिटलाइज करेंगे? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हमने स्पेशलिटी केमिकल्स, डेटा सेंटर्स, इन सब पे अलग से भी वीडियोस बनाए हैं। आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो और देख सकते हो इन सारे सेक्टर्स के बारे में, अगर आपको और डीपली समझना हो। मैं हूँ शांतनु जैन, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।